बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने अगले लेक्चर का आगाज़ करेंगे। अपने अगले लेक्चर के आगाज़ से पहले हम अपने प्रीवियस लेक्चर को देखेंगे। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था, हमने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को डिस्कस किया था। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को डिस्कस किया था। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में हमने ये डिस्कस किया था कि नेफ्रॉन के बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। पहला जो पार्ट है उसे रीनल कार्पसल कहा जाता है, और जो दूसरा पार्ट है उसे रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रीनल कार्पसल जो है वो रीनल कार्पसल जो है वो ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल पर मुश्तमिल है। In this case, we can say that a renal corpuscle is composed of glomerulus and Bowman capsule. Dear students, आपने एक और बात भी याद रखनी है कि renal corpuscle को हम मल्पीजियन बॉडी भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले कोई कि रीनल कार्पसल का दूसरा नाम क्या है, तो रीनल कार्पसल का जो दूसरा नाम है वो मल्पीजियन बॉडी है। मल्पीजियन बॉडी। मल्पीजियन बॉडी यानी हम रीनल कार्पसल को मल्पीजियन बॉडी भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद फिर हमने रीनल ट्यूब्यूल को डिस्कस किया था। रीनल ट्यूब्यूल को डिस्कस किया था। तो अब हम रीनल ट्यूब्यूल को डिस्कस करते हैं। जो रीनल ट्यूब्यूल है, रीनल ट्यूब्यूल के जो फर्दर पार्ट्स हैं, यानी जो रीनल ट्यूब्यूल है ये ट्यूब की शक्ल में है। अब इस ट्यूब के जो फर्दर पार्ट्स हैं जो हमने डिस्कस किए थे, रीनल ट्यूब्यूल का जो पहला पार्ट है उसे हम पीसीटी कहते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और जो दूसरा पार्ट है उसे हम, अगर जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है तो जो दूसरा पार्ट है, द सेकंड पार्ट इज द लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के बाद डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और इसी के साथ एसोसिएटेड पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज, और इसके साथ जो एसोसिएटेड कैपिलरीज हैं
ये हमने रीनल ट्यूब्यूल के वेरियस पार्ट्स को डिस्कस किया था। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन कैसे बनता है, नेफ्रॉन्स यूरिन कैसे बनाती हैं या नेफ्रॉन यूरिन कैसे बनाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब ये एज ए लॉन्ग किस तरह से आ सकता है, ये लॉन्ग इस तरह से आ सकता है, हाउ discuss urine formation। और फिर इस तरह से भी पूछा जा सकता है, डिस्कस हाउ नेफ्रॉन वर्क, के नेफ्रॉन कैसे काम करती है, कैसे नेफ्रॉन काम करती है। डियर स्टूडेंट्स, इसी में से, इसी टॉपिक से शार्ट क्वेश्चन भी आते हैं। ख़ास तौर पर जो शार्ट क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह से आते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन filtration and reabsorption। इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हम इसे अब शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यूरिन जो है वो हमेशा 3 स्टेप में बनता है। देयर आर 3 स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन को बनाने में 3 तरह के स्टेप्स हैं। जो पहला स्टेप है, पहला स्टेप है, पहले स्टेप को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। फिल्ट्रेशन। और जो दूसरा स्टेप है, दूसरे स्टेप को हम रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। और जो तीसरा स्टेप है, हम तीसरे स्टेप को हम सेक्रीशन कहते हैं। सेक्रीशन कहते हैं। In this way, urine is formed by 3 steps. The first step is filtration, the second step is reabsorption, and the third step is secretion. Now, we will discuss first step of urine formation, which is called filtration. Dear students, blood passing through glomerulus is filtered into Bowman capsule। ब्लड जो ग्लोमेरुलस में आता है वो बोमेन कैप्सूल में फिल्टर होता है। यहाँ पर डायग्राम में देखिए, डायग्राम में मैं आपको समझाता हूँ। अब इस डायग्राम में ये आफ्रंट आर्ट्रियोल और ये इफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट arteriole. This one is
ग्लोमेरुलस, बॉल ऑफ कैपिलरीज, बॉल ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज। जैसे ही आफरेंट आर्ट्रियोल के ज़रिए ब्लड ग्लोमेरुलस में आता है तो ग्लोमेरुलस की जो वॉल्स हैं वो पोरस हैं। यहाँ पर समझते हैं इसको डियर स्टूडेंट्स। जो ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरीज हैं वो पोरस हैं। पोरस कैसे हैं? एज यू नो दैट blood capillaries are composed of endothelial cell or blood capillaries is formed by endothelial cell। लेकिन जो ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज हैं दे आर मोस्ट इंटरेस्टिंग। ये मोस्ट इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है? यहाँ पर जो एंडोथीलियल सेल्स हैं, जो ब्लड कैपिलरीज के एंडोथीलियल सेल्स हैं। मैंने यहाँ पर एक एंडोथीलियल सेल बनाया है, लेकिन मैं आसानी के लिए यहाँ पर काफ़ी सारे एंडोथीलियल सेल बनाता हूँ। यानी मैं ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरी है उसके एंडोथीलियल सेल बना रहा हूँ। ये एंडोथीलियल सेल है, ये एंडोथीलियल सेल है, ये एंडोथीलियल सेल है। इसको इस तरह से बना देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। एंडोथीलियल सेल, ये एंडोथीलियल सेल है, ये एंडोथीलियल सेल है। ये जो ग्लोमेरुलस के अंदर जो कैपिलरीज हैं या ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरीज हैं वो कैपिलरीज एंडोथीलियल सेल्स की बनी हुई हैं। ये जो एंडोथीलियल सेल्स हैं, इन एंडोथीलियल सेल्स में ख़ास किस्म के पोर्स होते हैं। इनके अंदर ख़ास किस्म के पोर्स होते हैं। ये पोर्स होते हैं, ये ख़ास किस्म के पोर्स होते हैं। बॉडी के अंदर सिवाय ग्लोमेरुलस के, बॉडी के अंदर सिवाय ग्लोमेरुलस के जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनके अंदर, उनके जो एंडोथीलियल सेल्स हैं उनके अंदर पोर्स नहीं हैं। लेकिन जो ग्लोमेरुलस के अंदर जो कैपिलरीज हैं उनके जो एंडोथीलियल सेल्स हैं उनके अंदर पोर्स हैं। ये जो पोर्स हैं, इन पोर्स को हम फेनेस्ट्रेशन कहते हैं। फेनेस्ट्रेशन, फेनेस्ट्रेशन, फेनेस्ट्रेशन का मतलब होता है हैविंग मैनी ओपनिंग्स, यानी एंडोथीलियल सेल में बहुत ज़्यादा ओपनिंग है। यहाँ पर एक और ओपनिंग बना देता हूँ, ये सुराख हैं, ये पोर्स हैं। अब ये जो पोर्स हैं इनका जो डायामीटर है वो डायामीटर है, इन पोर्स का डायामीटर वो 70 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर है। अब आप आसानी से समझ जाएंगे कि फिल्ट्रेशन कैसी होती है। अब मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ कि ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं बोमेन कैप्सूल के अंदर, जिन्हें हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं इनके जो एंडोथीलियल सेल्स हैं, इन एंडोथीलियल सेल्स के अंदर
पोर्स हैं, इन पोर्स को हम फेनेस्ट्रेशन कहते हैं। और ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं ग्लोमेरुलस की, इन्हें फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज कहा जाता है। फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो कैपिलरीज हैं इनके एंडोथीलियल सेल्स के अंदर पोर्स हैं, सुराख हैं, ओपनिंग हैं। और ये जो सुराख हैं इनका जो डायामीटर है वो 70 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर तक है। अब ऐसे सब्सटेंसेस जिनका डायामीटर 70 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर से कम होगा, वो आसानी से ग्लोमेरुलर कैपिलरी से गुजर जाएंगे। और जिनका डायामीटर 70 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होगा, जाहिर बात है वो इन ब्लड कैपिलरी से नहीं निकल सकेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गई होगी। इस वजह से ग्लोमेरुलस कैपिलरीज को फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज भी कहते हैं। और ये जो फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज हैं सिवाय ग्लोमेरुलस के बाकी और बॉडी के किसी भी हिस्से में नहीं है। दे आर जस्ट ओनली प्रेजेंट इन द ग्लोमेरुलस, इन द capillaries of glomerulus, in the endothelial cells of glomerulus. Dear students, I hope आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि जो फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, बेसिकली जो फिल्ट्रेशन होती है वो इन एंडोथीलियल सेल के ज़रिए होती है। एंडोथीलियल सेल के अंदर जो पोर्स हैं, जो ओपनिंग है, इनके ज़रिए होती है। और इनका जो डायमीटर है वो मैंने आपको बता दिया है। अब आप आसानी से समझ गए होंगे कि ऐसे सब्सटेंस जिनका डायमीटर 70 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर तक होगा वो आसानी से गुजर जाएंगे, या उनका डायमीटर 70 to 100 नैनोमीटर से कम होगा वो आसानी से इन पोर से निकल जाएंगे। जिनका डायमीटर ज़्यादा होगा इनसे, जाहिर बात है वो उन पोर से नहीं निकल सकेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ब्लड पासिंग थ्रू ग्लोमेरुलस इज फिल्टर्ड इनटू बोमेन कैप्सूल। जैसे ही आफ्रेंट आर्ट्रियोल के ज़रिए जो ब्लड है वो ग्लोमेरुलस में आता है, तो ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन होती है। अब फिल्ट्रेशन कैसी होगी? फिल्ट्रेशन इस तरह से होगी कि जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, उन कैपिलरीज के जो सेल्स हैं वो एंडोथीलियल सेल्स हैं। उन एंडोथीलियल सेल्स के अंदर पोर्स हैं, उन पोर्स को फेनेस्ट्रेशन कहते हैं। उन पोर्स के ज़रिए अब जो सब्सटेंसेस होंगे वो सब्सटेंसेस वो ब्लड कैपिलरी से बाहर निकलेंगे। इन पोर्स के ज़रिए वो बाहर निकलेंगे, लेकिन वो निकलेंगे जिनका डायामीटर 770 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर तक होगा या इससे कम होगा। अगर 70 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होगा वो क्रॉस नहीं करेंगे, वो इन पोर्स को क्रॉस नहीं करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ब्लड फिल्टर हेयर, आखिर क्या वजह है कि जो फिल्ट्रेशन है वो ग्लोमेरुलस में होती है? उसकी वजह मैंने आपको बताई है। ग्लोमेरुलस वॉल्स आर पोरस। ग्लोमेरुलस वॉल जो है वो पोरस हैं। अब पोरस कैसे हैं मैंने अभी आपको समझाया है कि कैसे पोरस हैं। पोरस इस तरीके से हैं कि जो ब्लड कैपिलरीज हैं ग्लोमेरुलस की, उनके जो सेल्स हैं एंडोथीलियल सेल्स हैं,
उन एंडोथीलियल सेल्स के अंदर पोर्स हैं और उन पोर्स का मैंने आपको डायमीटर भी बताया है, वहाँ से फिल्ट्रेशन होती है। फ्रैक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर रीचिंग हेयर, डियर स्टूडेंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फिल्ट्रेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर चाहिए। आप यूँ समझ लें, इस तरह से समझ लें कि हर कार्डिक बीट पे ईच कार्डिक बीट, हर कार्डिक बीट से 20 to 25% ब्लड जो होता है वो ग्लोमेरुलस में आता है। और फिल्ट्रेशन पॉसिबल उस वक्त होगी जब ग्लोमेरुलस में ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होगा, ब्लड का प्रेशर हाई होगा। यानी हर कार्डिक बीट पे 20 to 25% ब्लड किस में आता है, ये ग्लोमेरुलस में आता है। अगर मैं इस तरह से कह दूं कि एक एडल्ट इंडिविजुअल के अंदर जो नॉर्मल ब्लड होता है वो 6 to 7 लीटर होता है, 6 to 7 लीटर होता है। अब ग्लोमेरुलस में कितना ब्लड आएगा, तो जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस में सिर्फ 1 लीटर ब्लड आता है। यानी 1 लीटर ब्लड आता है, 1 लीटर ब्लड आता है। और जो फेवरेबल ब्लड प्रेशर है ग्लोमेरुलस में, जो कि फिल्ट्रेशन को इन्हेंस करता है, जो फिल्ट्रेशन को बेहतर बनाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फिल्ट्रेशन हो, ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो हमेशा 55 mmHg फेवर फिल्ट्रेशन। यानी ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड का प्रेशर है, अगर फिल्ट्रेशन बहुत अच्छी करवानी है, यानी फिल्ट्रेशन बहुत अच्छी हो, फिल्ट्रेशन डन एफिशिएंटली, उसके लिए जो रिक्वायर्ड ब्लड प्रेशर है वो है 55 mmHg। ये जो ब्लड प्रेशर है ये फेवर करता है फिल्ट्रेशन को। तो डियर स्टूडेंट्स, ग्लोमेरुलस में बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है, उस ब्लड प्रेशर की वजह से फोर्स डेवलप होती है, उस फोर्स की वजह से फिल्ट्रेशन होती है। फ्रैक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर रीचिंग हेयर प्रोवाइड, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है और इस बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर की वजह से फिल्ट्रेशन प्रेशर बनता है और फिल्ट्रेशन प्रेशर के ज़रिए फिल्ट्रेशन होती है, यानी ब्लड का प्रेशर होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाता हूँ कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कैसे होगा। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहा जाता है कि वो फिल्ट्रेट जो कि ग्लोमेरुलस से निकलकर बोमेन कैप्सूल में आ जाता है, उसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। यानी जैसे ही यहाँ से फिल्ट्रेशन होगी, फिल्ट्रेशन के बाद जो मटेरियल ग्लोमेरुलस से बाहर आएगा, उस मटेरियल को हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। द फिल्ट्रेट अपेयरिंग इन ग्लोमेरुलस, यानी वो फिल्ट्रेट जो कि ग्लोमेरुलस से निकला है, इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट।
उसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। अब ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है ये बोमेन कैप्सूल में दाखिल होता है। अब ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है इसकी कंपोजिशन क्या है? इट कंटेन्स, इसके अंदर वेस्ट होता है, यूजफुल सब्सटेंसेस होती हैं जैसा कि अमाइनो एसिड्स होते हैं, ग्लूकोज होता है, सॉल्ट्स होते हैं, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम वगैरह। इन एक्वा सोल्यूशन यानी अमाइनो एसिड, ग्लूकोज और सॉल्ट ये सारे के सारे पानी में होंगे। यानी वो जो फिल्ट्रेट है उस फिल्ट्रेट में पानी भी है, सॉल्ट भी है, ग्लूकोज भी है और अमाइनो एसिड भी है। डियर स्टूडेंट्स, जो अगला स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का उसे हम रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। ऑल द यूजफुल सब्सटेंसेस आर रीअब्जॉर्ब्ड इन पीसीटी। जैसे ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ये पीसीटी में आता है, ये पीसीटी में ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, ग्रीन कलर में जो मैं बना रहा हूँ ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है इसके अंदर जितनी भी यूजफुल सब्सटेंसेस हैं वो सारी की सारी ट्यूबुलर एपिथेलियम को क्रॉस करके ब्लड कैपिलरीज में चले जाती हैं। All the useful substances are reabsorbed in PCT, proximal convoluted tubule। यानी जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है इसके बाहर जो ब्लड कैपिलरीज हैं जिन्हें हम पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो कि पीसीटी में होगा, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, उस फिल्ट्रेट से जितनी भी यूजफुल सब्सटेंसेस होंगे वो सारे के सारे निकल कर ब्लड कैपिलरीज में चले जाएंगे, ब्लड कैपिलरीज में जो कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं। When leaves PCT, जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पीसीटी से निकलता है, अब ये पीसीटी से ये अब आप इसे ब्लैक कलर में देखेंगे, ये यहाँ तक ये पीसीटी, ये पीसीटी, यहाँ तक ये पीसीटी। जैसे पीसीटी से निकलता है, पीसीटी से निकलकर लूप ऑफ हेनले में आएगा इन केस ऑफ जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर अब ये वेस्ट होगा यानी नाइट्रोजीनियस वेस्ट होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब है सेक्रीशन, जो अगला स्टेप है। ट्यूबुलर एपिथेलियम सेक्रेट सब्सटेंसेस इनटू ल्यूमेन। डियर स्टूडेंट्स, ये ट्यूबुलर एपिथेलियम है, ये ट्यूबुलर एपिथेलियम है, ये इसके एपिथेलियल सेल्स हो गए। ट्यूबुलर एपिथेलियम, और ट्यूबुलर एपिथेलियम के बाहर ये ब्लड कैपिलरी है, ये ब्लड कैपिलरी है। ट्यूबुलर एपिथेलियम सेक्रेट एक्चुअली होता क्या है कि ब्लड कैपिलरीज से कुछ हाइड्रोजन आयंस ये ट्यूबुलर एपिथेलियम में आ जाते हैं। हाइड्रोजन आयंस ये ट्यूबुलर एपिथेलियम में आ जाते हैं और ट्यूबुलर एपिथेलियम इन्हें ल्यूमन में सेक्रेट कर देती है। ये ल्यूमन है, ये ग्रीन कलर में ये ल्यूमन है। जैसे ये पाइप होता है, ये पाइप है और ये दरमियान में क्या है, ल्यूमन, जिसे हम नाली कहते हैं। यानी ब्लड कैपिलरीज से हाइड्रोजन के आयंस निकलकर ट्यूबुलर एपिथेलियम में आते हैं
और ट्यूबुलर एपिथेलियम से ये हाइड्रोजन के आयन्स निकलकर ल्यूमन में आते हैं और ल्यूमन में फिल्ट्रेट होता है, यानी यूरिन होता है, यूरिन होता है। ट्यूबुलर एपिथेलियम सेक्रेट सब्सटेंसेस इनटू ल्यूमन। ये जो ट्यूबुलर एपिथेलियम है ये सब्सटेंसेस सेक्रेट करती है ये ल्यूमन के अंदर। अब इस ल्यूमन में क्या है? यूरिन है। और ये जो सेक्रेशन है ये बहुत ही सेलेक्टिव होती है, ख़ास तौर पर हाइड्रोजन आयन्स होते हैं। इन हाइड्रोजन आयन्स का मकसद क्या है? टू मेंटेन पीएच ऑफ यूरिन, ताकि यूरिन की पीएच को मेंटेन किया जाए। जो नॉर्मल यूरिन की पीएच है ये स्लाइटली एसिडिक होती है और इसकी जो रेंज है वो 6.0 to 7.5 होती है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये लेक्चर डिलीवर किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको बता दिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एक और भी बनता है, नेम द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। नेम द स्टेप्स, नेम द steps involved in the formation of यूरिन। मैं इसे फिर रिवाइज करवा देता हूँ। पहला जो प्रोसेस है वो फिल्ट्रेशन है। फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस में होती है, क्योंकि ग्लोमेरुलस जो है, ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरीज हैं उन कैपिलरीज के जो सेल्स हैं वो एंडोथीलियल सेल्स हैं। उन एंडोथीलियल सेल्स के अंदर ख़ास किस्म के पोर्स होते हैं। उन पोर्स को फेनेस्ट्रेशन कहते हैं। उन पोर्स को फेनेस्ट्रेशन कहते हैं। उन पोर्स के ज़रिए जो मटेरियल है वो बाहर निकलता है और ख़ास तौर पर वो सब्सटेंसेस जिनका ख़ास तौर पर वो सब्सटेंसेस गुज़र सकते हैं जिनका डायामीटर 70 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर होता है या इससे कम होगा, वो आसानी से इन पोर से गुज़र जाएंगे। जिनका डायामीटर ज़्यादा होगा वो आसानी से नहीं गुज़र सकेंगे। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद फिर जो वजह बताई गई है कि यहाँ फिल्ट्रेशन क्यों होती है, ग्लोमेरुलस जो वॉल है वो पोरस है। पोरस क्यों है? कि जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं उनके जो एंडोथीलियल सेल्स हैं उनके अंदर फेनेस्ट्रेशन है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने ये डिस्कस किया है कि यहाँ पर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, यानी ग्लोमेरुलस में बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर की वजह से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, मैंने डिस्कस किया रीएब्जॉर्प्शन को। वो मटेरियल जो ग्लोमेरुलस से निकलकर बोमेन कैप्सूल में आ जाता है उसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जब प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में आता है तो उसके अंदर यूजफुल सब्सटेंसेस होती हैं, जैसे अमाइनो एसिड, ग्लूकोज होता है और सॉल्ट होता है। ये सारा का सारा एक्वस सॉल्यूशन होता है, पानी में हल होते हैं। अब उस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से ये यूजफुल सब्सटेंसेस जो होती हैं ये प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से निकलकर ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। अब प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से जो फिल्ट्रेट आगे लूप ऑफ हेले में आता है उसमें ज़्यादातर वेस्ट होता है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद मैंने डिस्कस किया सेक्रीशन को। ये जो सेक्रीशन का प्रोसेस है, ट्यूबुलर एपिथेलियम जो है, ये ट्यूबुलर एपिथेलियम ये बहुत से सब्सटेंसेस सेक्रेट करती है ल्यूमन के अंदर, और ल्यूमन में यूरिन है। और मकसद क्या है? ख़ास तौर पर
जो ये बहुत ही सिलेक्टिव है। सिलेक्टिव क्यों है? सिलेक्टिव क्यों है? ख़ास तौर पर हाइड्रोजन आयंस के लिए। जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो ब्लड कैपिलरीज को क्रॉस करके ट्यूबुलर एपिथेलियम में आते हैं और ट्यूबुलर एपिथेलियम से निकलकर ये ल्यूमन ट्यूब्यूल की ल्यूमन में आ जाते हैं। ल्यूमन में क्या है? यूरिन है, ताकि यूरिन की पीएच को मेंटेन किया जाए। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।